नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम इतिहास के महत्वपूर्ण अध्यायों से जुड़े वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ लेकर आए हैं जो बोर्ड परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान की तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, अध्याय 2 समाजवाद एवं साम्यवाद, अध्याय 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, अध्याय 4 भारत में राष्ट्रवाद। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने का प्रयास करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शैक्षणिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला। पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 1, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। व्याख्या, इटली और जर्मनी दोनों भौगोलिक रूप से यूरोपीय महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित देश हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में ये दोनों देश कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे जिनका बाद में एकीकरण हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है बुर्बो वंश। व्याख्या, 1815 ईस्वी में वीना कांग्रेस वीना सम्मेलन के द्वारा नेपोलियन के युग का अंत किया गया और पुराने रूढ़िवादी तंत्र को बहाल करने के लिए फ्रांस में पुनः बुर्बो राजवंश को सत्ता सौंपी गई जिसका राजा लुई 18वां बना। क्वेश्चन नंबर 3, मैजेनी का संबंध किस संगठन से था? इसका सही आंसर है कार्बोनारी। व्याख्या देखते हैं। जोसेफ मैजेनी इटली के एक महान राष्ट्रवादी विचारक और साहित्यकार थे। वे शुरुआत में कार्बोनारी नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बने थे जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के जरिए विदेशी शासन को इटली से बाहर निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रिया। व्याख्या देखते हैं। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक घोर रूढ़िवादी और परिवर्तन विरोधी था। वह इटली और जर्मनी के राज्यों पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता था, इसलिए वह इनके एकीकरण का सबसे बड़ा धूर विरोधी था। क्वेश्चन नंबर 5, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। व्याख्या, सार्डिनिया पिडमाउंट के राजा विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ थे जिन्होंने कूटनीति और युद्धों के माध्यम से इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। क्वेश्चन नंबर 6, गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? इसका सही आंसर है नाविक। व्याख्या, जोसेफ गैरिबाल्डी मूल रूप से एक नाविक थे लेकिन वे इटली के महान स्वतंत्रता सेनानी बने। उन्होंने अपने जहाज़ों और लाल कुर्ती नामक स्वयंसेवकों की सेना की मदद से दक्षिणी इटली के राज्यों सिसिली और नेपल्स को जीतकर राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट। व्याख्या, फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीतकर वहां के 39 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर जर्मन राइन संघ का निर्माण किया था। इसी कदम से जर्मन लोगों में राष्ट्रवाद की पहली चिंगारी भड़की थी। क्वेश्चन नंबर 8, जालवेरिन एक संस्था थे। इसका सही आंसर है व्यापारियों की। व्याख्या, जालवेरिन जर्मन राज्यों में व्यापारियों और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए बनाया गया एक शुल्क संघ या व्यापारिक संघ था। इसने विभिन्न राज्यों के बीच व्यापारिक बाधाओं को हटाकर आर्थिक रूप से जर्मनी को करीब लाया। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त एवं लौह नीति के अवलंबन किसने किया था?
तो इसका सही आंसर है बिस्मार्क। व्याख्या। प्रशा के चांसलर ओटो वोन बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण केवल भाषाओं से नहीं बल्कि सैन्य शक्ति और युद्धों से ही संभव है। इसी सख्त सैन्य प्रधान नीति को रक्त एवं लौह ब्लड एंड आयरन की नीति कहा गया। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? इसका सही आंसर है 1871। व्याख्या। 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रशा के बीच सेडोन के युद्ध में फ्रांस की करारी हार हुई। इसके बाद 10 मई 1871 को दोनों देशों के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, जिसके साथ ही जर्मनी का एकीकरण पूरी तरह से संपन्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका सही आंसर है यूनान। व्याख्या। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना माना जाता है। वहाँ का प्राचीन दर्शन, कला, विज्ञान और साहित्य पूरे यूरोप के विचारकों के लिए प्रेरणा का मुख्य स्रोत था, जिसके कारण बाद में पूरे यूरोप में यूनान के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? इसका सही आंसर है तुर्की। व्याख्या। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब तुर्की ओटोमन साम्राज्य की सेना रूसी यूरोपीय गठबंधन से हार गई, तब रूस और तुर्की के बीच 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई। इस संधि ने आगे चलकर 1832 की पूर्ण स्वतंत्रता का रास्ता साफ किया। आइए दोस्तों, अब अध्याय 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क 1861। व्याख्या देखते हैं। रूस में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 ईस्वी में कानून बनाकर कृषि दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। इस ऐतिहासिक सुधार के कारण उन्हें मुक्तिदाता जार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, रूस में जार का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है रूस का सम्राट। व्याख्या। रूस के राजा या शासक को जार कहा जाता था। वहाँ रोमनोव राजवंश के सम्राटों का शासन घोर निरंकुश और अलोकतांत्रिक था, जिसका अंत 1917 की रूसी क्रांति के द्वारा हुई। क्वेश्चन नंबर 3, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है जर्मनी। व्याख्या। महान समाजवादी विचारक कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी वकील परिवार में हुआ था। उन्होंने ही वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? इसका सही आंसर है रूस। व्याख्या। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रूस विश्व का पहला साम्यवादी देश बना। यहाँ मार्क्स के सिद्धांतों को पहली बार व्यवहारिक रूप दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं था? इसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स। व्याख्या। कार्ल मार्क्स लुई क्ला, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवन को यूटोपियन समाजवादी कहा जाता था, क्योंकि उनके पास व्यवहारिक धरातल नहीं था। कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद देकर क्रांति का वास्तविक रास्ता बताया। क्वेश्चन नंबर 6, वार एंड पीस किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, टॉल्स्टॉय। व्याख्या। वार एंड पीस, युद्ध और शांति, रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की प्रमुख ऐतिहासिक औपन्यासिक रचना है। गांधी जी टॉल्स्टॉय के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 7,
बोल्शेविक क्रांति कब हुई? इसका सही आंसर है नवंबर 1917। व्याख्या, इसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि रूसी पुराने जूलियन कैलेंडर में यह 25 अक्टूबर को हुई थी। लेनिन के नेतृत्व में 7 नवंबर 1917 को सोवियत सत्ता पर कब्जा कर साम्यवाद की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 8, लाल सेना का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, ट्रास्की। व्याख्या, रूसी क्रांति के उपरांत जब गृह युद्ध छिड़ा तब सोवियत शासन की सुरक्षा और दुश्मनों का दमन करने के लिए लियोन ट्रास्की ने लाल सेना का संगठन और नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 9, लेनिन की मृत्यु कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, 1924। सोवियत संघ और बोल्शेविक क्रांति के महान नायक व्लादिमीर लेनिन का स्वास्थ्य खराब होने के कारण 21 जनवरी 1924 को निधन हो गया। उसके बाद जोसेफ स्टालिन सत्ता पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? इसका सही आंसर है रूस और जर्मनी, ऑप्शन नंबर घ। व्याख्या, प्रथम विश्व युद्ध से अलग होने के लिए लेनिन के नेतृत्व में रूस ने मार्च 1918 ईस्वी में जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि की। इस अपमानजनक संधि के बावजूद रूस को युद्ध से मुक्ति मिल गई। आइए दोस्तों, अध्याय 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। व्याख्या, प्रायद्वीपीय दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र को हिंद चीन कहा जाता है। इसमें वर्तमान कंबोडिया, लाओस और वियतनाम शामिल है। यहाँ ऐतिहासिक रूप से भारत और चीन की संस्कृति का गहरा प्रभाव रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है कंबोडिया। व्याख्या में आते हैं, अंकोर वाट दुनिया का विशाल हिंदू मंदिर स्मारक है। इसका निर्माण खमेर साम्राज्य के प्रतापी राजा सूर्य वर्मा द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी की शुरुआत में राजधानी यशोधपुर वर्तमान कंबोडिया में करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, पुर्तगाली। व्याख्या, हिंद चीन क्षेत्र में व्यापार के उद्देश्य में से सबसे पहले प्रवेश करने वाले यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली थे। उन्होंने 1516 में मलक्का को अपना केंद्र बनाया और वियतनाम के बंदरगाहों पर व्यापार शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 4, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, कोलोन। व्याख्या, फ्रांस ने जब वियतनाम को अपना उपनिवेश बनाया तो वहां आकर रहने और व्यापार करने वाले फ्रांसीसी नागरिकों और अधिकारियों को स्थानीय रूप से कोलोन कहकर पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, नरोत्तम सियानुक कहाँ के शासक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, कंबोडिया। व्याख्या, प्रिंस नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के लोकप्रिय राजा और राजनीतिक नेता थे। उन्होंने 1953 ईस्वी में कंबोडिया को फ्रांस के चंगुल से स्वतंत्र कराने और देश को गुटनिरपेक्ष बनाए रखने में महत्वपूर्ण कूटनीतिक योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 6, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम किसने लिखा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, फान बाओ चाऊ। व्याख्या देखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस
द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम राष्ट्रवादी वियतनामी क्रांतिकारी नेता फान बाओ चाओ द्वारा लिखित एक अत्यंत प्रभावशाली पुस्तक है। इसने युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाई। क्वेश्चन नंबर 7, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, हनोई समझौता। व्याख्या, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 6 मार्च 1946 को फ्रांस और हो ची मिन्ह के वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच हनोई समझौता हुआ। इसके द्वारा फ्रांस ने वियतनाम को संघ के भीतर एक स्वतंत्र राज्य स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, रसेल। व्याख्या, प्रसिद्ध ब्रिटिश गणितज्ञ और शांतिवादी दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने रसेल ट्रिब्यूनल, एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक अदालत का गठन कर अमेरिका द्वारा वियतनाम में किए जा रहे क्रूर सैन्य हमलों की घोर निंदा की और उसे युद्ध अपराध का दोषी बताया। क्वेश्चन नंबर 9, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, निक्सन। व्याख्या, वियतनाम युद्ध की समाप्ति और अमेरिकी सैनिकों की पूर्ण वापसी के समय अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने उन्होंने अमेरिकी सेना वापस बुलाने की योजना बनाई और जनवरी 1973 में पेरिस शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। क्वेश्चन नंबर 10, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, क्रांतिकारी धार्मिक। व्याख्या, 1939 ईस्वी में वियतनाम के मेकांग डेल्टा क्षेत्र में शुरू हुआ एक अत्यंत लोकप्रिय बौद्ध आधारित आंदोलन था। इसके नेता हुइन फूसो के नेतृत्व में यह आंदोलन फ्रांसीसी उपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। आइए दोस्तों, अब अध्याय 4 भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, लाला हरदयाल, 1913। व्याख्या, विदेशी में भारतीय स्वतंत्रता की अलख जगाने के लिए लाला हरदयाल ने सोहन सिंह भकना और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। इसके पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। क्वेश्चन नंबर 2, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। व्याख्या, पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित जालियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में बैसाखी के दिन शांतिपूर्ण सभा चल रही थी और जनरल ओडायर ने निहत्थे लोगों पर क्रूरतापूर्वक अंधाधुंध गोलियां चलवाई। क्वेश्चन नंबर 3, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, 1916। व्याख्या, 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। इसमें नरम दल और गरम दल भी पुनः एकजुट हुए। क्वेश्चन नंबर 4, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, सितंबर 1920, कलकत्ता। व्याख्या, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी द्वारा
प्रस्तुत असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित हुआ। बाद में 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसका प्रस्ताव को पूर्ण स्वीकृति दी गई। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क 1920 तुर्की। व्याख्या, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की साम्राज्य के सुल्तान, जिन्हें पूरी दुनिया के मुस्लिम खलीफा मानते थे, के अधिकारों को समाप्त करने और अपमान करने के विरोध में भारत में अली बंधुओं ने 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन चलाया। क्वेश्चन नंबर 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग 1930 दांडी। व्याख्या, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण नमक कानून के विरुद्ध 12 मार्च 1930 को साबरमती से ऐतिहासिक दांडी यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी के तट पर स्वयं नमक बनाकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन को बेगुल फूका। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क 1929 लाहौर। व्याख्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन आयोजित हुआ। इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित कर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख 1925 के बी हेडगेवार। व्याख्या, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 17 सितंबर 1925 को विजयदशमी के पावन पर्व पर नागपुर महाराष्ट्र में डॉक्टर केशव बालीराम हेडगेवार द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना था। क्वेश्चन नंबर 9, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क बारदोली। व्याख्या, गुजरात के बारदोली किसान आंदोलन 1928 की असीम सफलता और कुशल नेतृत्व के बाद वहां की संघर्षशील महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल के संगठनात्मक कौशल से प्रभावित होकर उन्हें सरदार की मानद उपाधि से नवाजा था। क्वेश्चन नंबर 10, रंपा विद्रोह कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क 1916। व्याख्या, आंध्र प्रदेश के तटीय रंपा वन क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार के दमनकारी वन कानूनों और शोषण के विरुद्ध 1916 ईस्वी में विद्रोह भड़क उठा था, जिसे रंपा विद्रोह कहा जाता है। इसके प्रसिद्ध नायक अल्लूरी सीताराम राजू थे। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन और भारत में राष्ट्रवाद से जुड़े ये महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत उपयोगी साबित होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू एवं परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। यदि किसी प्रश्न का उत्तर या किसी विषय में कोई संदेह हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद।